हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। आज हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिहार का एग्जाम आने वाला है। बीपीएससी प्री है 30 सितंबर को। तो आज का जो सेशन है बीपीएससी प्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ बिहार का जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें समान रूप से उपयोगी है। अभी कुछ दिन पहले बिहार टीचर का एग्जाम हुआ था। अगर आप लोग हमारा क्लास के बिहार का जो सेगमेंट हम लोगों ने कवर किया है और बिहार टीचर के आप क्वेश्चन को देखें तो आपको अवगत होगा आपको कि उससे बहुत सारा फैक्ट आया है। और आप लोग प्री के लिए हमारे सेशन को खासकर जो बिहार का आने वाला है उसको बिल्कुल फोकस कीजिए जो क्या हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लास को। सबसे पहले एक चीज और बता दूं कि ये जो सेशन हमारा होने वाला है ये बहुत ज्यादा फैक्ट पे बेस होगा। एग्जाम आने वाला है, फैक्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सबको लेके चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बिहार के किस राज्य में सबसे बड़ा परीक्षा भवन का निर्माण किया गया है। जो बच्चे पेपर लगातार देखते हैं, न्यूज से अवगत होते हैं, उनको पता होगा कि बिल्कुल 5-6 दिन पहले का ये बात है। और 5-6 दिन पहले का ये न्यूज है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इंडिया में इस तरह का पहला इनिशिएटिव लिया गया है। एग्जाम में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सवाल। इसका पहले आंसर देखते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ और बातें करेंगे। इसका आंसर बिहार होगा। अब इसके बारे में बातें करते हैं। देखिए, बिहार में पटना जिले में पटना में बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। इसका खासियत क्या है, इसमें एक साथ 25,000, जी हाँ, 25,000 स्टूडेंट एक साथ एग्जाम दे सकते हैं। सोचिए कितना ज्यादा है। ये क्यों किया गया है? ये किया गया है नकलचियों से एग्जाम को बचाने के लिए। बिहार प्रशासन द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी बिहार में नकलची का बहुत ज्यादा देखा जाता है कि एग्जाम में चोरी होता है। उनको देखते हुए और एग्जाम को सही तरह से कंडक्ट कराने के लिए प्रशासन और बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है परीक्षा भवन का निर्माण करना। पहला परीक्षा भवन पटना में हुआ है। छठी कितना है, 25,000। दोनों चीज पूछा जा सकता है। पटना में हुआ है क्योंकि देखिए ये न्यूज तो फेमस हो गया है। हो सकता है आपसे ये ना पूछे कि कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है या बिहार में हुआ है। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि इसका विशेषता क्या है या इसका कैपेसिटी कितना है, क्योंकि 25,000 बहुत ज्यादा नंबर होता है। अगर जो बच्चा इसे पढ़ा नहीं होगा, अगर 10,000 भी ऑप्शन में आ जाए तो हो सकता है वो 10,000 को टिक कर दे। तो ध्यान रखिए, एक साथ 25,000 बच्चे परीक्षा दे सकते हैं। बिहार सरकार ने इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए पहले चरण में कुल 29 जिलों को चिन्हित किया है। जी हाँ, 29 जिलों को जहां पे इसी तरह का परीक्षा भवन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार बिहार के किस जिले तक किए जाने की घोषणा की गई है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और इसका ऑप्शन 4 दिया गया है। आंसर इसका होगा जबलपुर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार बिहार के भागलपुर तक करने की घोषणा की। बिहार के भागलपुर, देखिए इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि पूर्वांचल वे जो था ये बिहार को से जोड़ा जाना पहले तय नहीं था। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक था, ये लखनऊ से गाजीपुर तक के लिए बना हुआ था। अब इसका विस्तार हो गया भागलपुर। साथ में बीच में जगह कौन कौन सा पड़ेगा, बक्सर पटना होते हुए भागलपुर तक ये होगा। तो विस्तार कहाँ तक हुआ है? हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए कि इसका विस्तार पटना तक हुआ। तो और दूसरा ऑप्शन होगा इसका विस्तार भागलपुर हो है। तो आपको हमेशा बिहार इसका विस्तार भागलपुर तक हुआ है उसमें आपको टिक। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेल यात्रियों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। कितने स्टेशन पे? बिहार के कितने स्टेशन पे? ये है 3। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कहाँ पे कंफ्यूजन है आगे हम लोग बता रहे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो सस्ती दर पे दवा उपलब्ध कराने के लिए किसका इनिशिएटिव है? पूर्व मध्य रेलवे का। कि स्टेशन पे जन औषधि केंद्र खोलेंगे। देखिए कुल मिला के 5 स्टेशन का पहचान किया गया है। लेकिन बिहार का कितना स्टेशन है? बिहार का 3 है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्य रेलवे ने ये जो सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्टेशनों का चिन्हित किया है, टोटल पहले चरण में कितना स्टेशन को चिन्हित किया गया है? का जवाब होना चाहिए 5। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें बिहार के कितने स्टेशन होंगे तब आपका जवाब होगा 3। ध्यान रखिए, 5 होगा टोटल, 3 होगा बिहार का। नाम देखते हैं उससे क्या होगा, नाम याद हो जाने पे आप रिकॉल कर सकते हैं। 3 जिले कौन कौन सा है? टोटल 5 है। पटना, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसे कि पहले मुगलसराय के नाम से जाना जाता था, समस्तीपुर, धनबाद
और गया। टोटल 5 है। पटना जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जिसे पहले मुगलसराय कहा जाता था, समस्तीपुर, धनबाद और गया। 5 है। जो मैंने गोला लगाया है वो बिहार में, और जो उसके अलावा जो जिसके नीचे मैंने डैश लगाया ये पूर्व मध्य रेलवे के अन्य स्टेशन है। इसमें दीनदयाल उपाध्याय अगर राज्य वाइज पूछा जाए कि मुगलसराय स्टेशन था वो, और अभी का दीनदयाल ये उत्तर प्रदेश में आता है, धनबाद झारखंड में आता है। ठीक है, तो बिहार के 3 जिलों का चुनाव किया गया। 3 रेलवे स्टेशन कहा जाए तो ज्यादा सही होगा। बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाया जाएगा? किस स्टेशन का कौन सा जिला का चुनाव किया गया सीएनजी तैरता हुआ सीएनजी बनाने के लिए? ये आपका जवाब होगा पटना। अभी इस तरह का पहला कहाँ पे पहला शुरू हुआ है? वाराणसी में। ये देखिए, ये नेशनल न्यूज था, बहुत फेमस हुआ था क्योंकि इंडिया में इस तरह का पहला इनिशिएटिव लिया गया था। वाराणसी की तर्ज पर राज्य का पहला सीएनजी स्टेशन गंगा नदी में पटना में बनाने का फैसला किया गया है। तो इंडिया में पहला कौन है? वाराणसी। बिहार में पहला पटना। ठीक, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीएनजी स्टेशन वो भी तैरता हुआ का मतलब ये हो गया कि भूमि पे नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं नदी में बनेगा, पानी पर बनेगा। तो वाराणसी में बनाया गया, दूसरा बनाया जा रहा है बिहार में, पहला बनाया जा रहा है। ठीक है, आगे। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार के किस जिले में मोटे अनाज, कहां पे किया गया? ये किया गया गया में। गया जिले के कनकुप्पा। हो सकता है इस तरह के एग्जाम में आपको जिला न पूछ के वो स्पेसिफिक एरिया पूछा जाए, कोई गांव हो या कोई छोटा कस्बा हो, कोई भी हो। गया में पड़ता है टनकुप्पा। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कुछ अलग अलग नाम दे टनकुप्पा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चे इस नाम से अवगत अभी तक नहीं होंगे। जो गया के होंगे या जो बहुत ज्यादा न्यूज जान सुनते होंगे वही इस नाम से अवगत होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे जो गया से नहीं होंगे, मुझे लगता है कि शायद इस नाम से अवगत नहीं होंगे। और ये बताने का मैं मकसद ये है कि हो सकता है 3-4 अलग अलग नाम दे दे। अलग अलग नाम दे देगा तो आपको कैसे याद करें? जैसे अगर ये एक दे देगा, एक महिषी दे सकता है, तब आपको क्या पता चलेगा कौन सा है? तो इसके इसीलिए आप लोगों को स्पेसिफिक एरिया को ध्यान में रखना पड़ेगा। गया भी पूछ सकता है, जिला अगर पूछेगा तो गया हो जाएगा, और गया में कौन सा स्पेसिफिक एरिया है ये हो जाएगा टनकुप्पा। ठीक है, इसका निर्माण के लिए 52 एकड़ भूमि भी तय की गई। ये 52 एकड़ भूमि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे बताना है। कभी कभी क्या होता है कि ये चीज आप लोग अगर रिवाइज नहीं भी करते, एक बार ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, उस पर क्या होता है एग्जाम में विजुलाइज करने पे आपको याद आ जाएगा। अगर आप याद करने का कोशिश करेंगे कि अच्छा सर ने तो एरिया बताया था, जगह बताया था गया के टनकुप्पा, फिर अगर आप लोग स्मरण करें तो याद आएगा कि नहीं, उसके नीचे हम लोग स्मरण करते, देखते होंगे आंख बंद करके स्मरण करते, उसके नीचे सर ने स्लाइड में कुछ लिखा था, क्या लिखा था, क्या लिखा था, तब आपको अचानक याद आ जाएगा कि उसमें 52 एकड़ भूमि लिखा हुआ है। मेरा मकसद ये लिखने का यही है। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिखे एक बार आप लोग सिर्फ आज स्लाइड पूरा देख लेते, पूरा हमारा वीडियो देख लेते, तो दूसरा चीज ऐसा है कि एग्जाम में आपको रिवाइज नहीं भी करते तो वो याद हो जाएगा, वो रिकॉल हो जाएगा। राइट, आगे देखिए, ये है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मोटे अनाज के लिए गया में। इसी के साथ साथ हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे वैशाली में वैशाली जिले में पान के लिए, दरभंगा में मखाना के लिए, चाय के लिए कहाँ पे? किशनगंज में, और शहद के लिए बांका में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये होता है वहां पे नए नए अनुसंधान किया जाएगा। किस चीज के लिए? जो जो चीज बताया गया है। देखिए, दरभंगा में मखाना, अगर ये आप लोग में से ज्यादातर बच्चे को अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे ये टिक मार देंगे कि दरभंगा में मखाना बहुत ज्यादा होता है। वैशाली में पान, ध्यान रखिए, वैशाली में पान, दरभंगा में मखाना, शहद कहाँ पे? बांका में, और गया में क्या? मोटे अनाज के लिए, चाय के लिए किशनगंज। ठीक है, किशनगंज क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये आपको बंगाल के एरिया में पड़ता है, आपको ध्यान होगा कि उस एरिया में चाय बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बिल्कुल नहीं आता रहेगा तो थोड़ा सा आईक्यू का यूज करना है। और आप लोग को पता होगा कि अब बिहार में 2 दिन पहले जो न्यूज आया था, जो जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि बिहार में नेगेटिव मार्किंग 1/4 से बढ़ के 1/3 हो गया है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कौन नहीं कहा जा रहा है, कि क्या कहा जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें से कौन गलत है, कौन में सिर्फ सही नहीं हुआ, गलत भी हो सकता है। बिल्कुल आप लोग को ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं।
बिहार राज्य सरकार कितने निबंधित निलंबित ने निबंधित निबंधित का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, निबंधित कामगारों को बिजली में अनुदान देने जा रही है। कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबरर को बिजली में अनुदान देने जा रही है? तो इसका जवाब हो जाएगा 21 लाख से ज्यादा। फैक्ट हो सकता है पूछ ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चूंकि करंट का है, अभी हाल फिलहाल की घटना, इसलिए आप लोग को इससे अवगत होना बहुत जरूरी है। अगस्त 2023 में बिहार सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? और इसको याद रखिए, ये जवाब हो जाएगा सहरसा। ठीक है, सहरसा मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसे खोलने की घोषणा की गई है। इसका आंसर बिल्कुल भी दिया है 18 अगस्त 2023 को। ये डेट बिल्कुल कभी एग्जाम में नहीं पूछा, कुछ हो जाएगा एग्जाम में नहीं पूछा है कि सहरसा में कब घोषणा किया गया, लेकिन फिर वही चीज एक विजुलाइज करने के लिए कि आप लोग को डेट से भी आप लोग को ध्यान हो जाएगा। तो बिल्कुल जो एक्सप्लेनेशन है, मैं बार बार बोलता हूँ, एक्सप्लेनेशन मुश्किल से 2 या 3 लाइन रहता है, तो देखते हुए कभी भी 3 पेज 4 पेज का एक्सप्लेनेशन नहीं रहा, मुश्किल से 2-3 लाइन का होता है। उस एक्सप्लेनेशन को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। यज्ञ विद्या हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग मैक्सिमम बच्चे इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए यज्ञ विद्या आपका चैनल है, आप लोग का सपोर्ट होगा तो हम लोग लगातार जारी रखेंगे, सपोर्ट नहीं होगा तो मजबूरन में हो सकता है कि हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा। आपका सपोर्ट बिल्कुल इसमें वेलकम है, सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए हम लोग को, क्योंकि ये निःशुल्क है आपके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यज्ञ विद्या से जुड़िए, इससे आपका फायदा होगा। यज्ञ विद्या का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि बिहार में अगर बीपीएससी की बात किया जाए तो मैक्सिमम रिजल्ट देना। और ये मीडिया ओपन भी इसलिए हुआ है कि जिस बच्चे को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है उसको मैं हेल्प प्रोवाइड करा सकूं। हम लोग धीरे धीरे बहुत सारे सेगमेंट को ऐड करने वाले हैं, लेकिन ये तब संभव होगा जब आप लोग का हेल्प हम लोगों को मिलेगा। और हेल्प कैसे कर सकते हैं? हेल्प आप कर सकते हैं वीडियो देख के, मैक्सिमम बच्चे को शेयर करके। वीडियो अगर गलत लगा है तो कमेंट कीजिए, बताइए कि आप लोग को जरूरत क्या है, क्या आप लोग चाहते हैं, सही है तो अप्रिशिएट कीजिए। हम लोग हर दिन ऐप पे टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराते हैं। पहले डेली होता था, अभी एक दिन छोड़ के एक दिन है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है। ये हो सकता है आगे फिर कंटिन्यू हो जाए। तो आप लोग रात के 10 बजे टेस्ट दे सकते हैं, रात के 10 बजे नया टेस्ट आ जाता है। जो बच्चे आज जुड़ रहे हैं उसको मैं बता दूं कि यज्ञ विद्या में जितना भी टेस्ट हुआ है वो उसके ऐप पे पड़ा हुआ है, आप लोग जाके एग्जाम दें, अपने आप को टेस्ट करें। देखिए बीपीएससी टेस्ट करे आपको, उससे पहले अपने आप को आप खुद टेस्ट करें, देखिए कि कहाँ-कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ-कहाँ आपको तैयारी करने का ज़रूरत है। डरे नहीं, ऐसा नहीं कि 25 क्वेश्चन में 5 गलत हो गया, 20 5 सही हो गया, 20 गलत हो गया तो डर के आप टेस्ट देना छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। गलत होगा तो यहाँ पे कोई अंतर आपको होने वाला नहीं, लेकिन सोचिए अगर बिहार के एग्जाम में 30 सितंबर को जो पीटी होने वाला है, वहाँ पे 150 में से 25 सही होता है तो क्या आप करेंगे? उसके लिए यहाँ पे तैयार होना होगा कि जहाँ पे गलत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसको और पढ़ना है। आप बताइए कि क्या-क्या आपकी कमी है, कहाँ दिक्कत हो रहा है? हम लोग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताएँगे कि कैसे आपको पढ़ना है। अगर मटेरियल का कमी है तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको मैक्सिमम बच्चे को टेस्ट देना होगा, ठीक है? ये विद्या चैनल देखिए, सिर्फ आपका फायदा है, सिर्फ और सिर्फ फायदा है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, हाल ही में बिहार सरकार जल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में क्रूज सेवा की शुरुआत की है? बिहार सरकार ने जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में क्रूज सेवा की शुरुआत की है? जवाब ऑप्शन ये है सारण, पटना, बक्सर और भोजपुर। और सही जवाब होगा पटना। देखिए बिहार सरकार ने 2 जगह, कौन-कौन सा जगह है? एक पटना, एक भागलपुर। इन 2 जगह को चिन्हित किया है कि क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जाए, भागलपुर और पटना। ठीक है, अब पहला क्रूज सेवा शुरू हो चुका है, कहाँ पे शुरू है? पटना में शुरू है। ये पटना के दीघा घाट से पगना घाट तक यात्रा 18 अगस्त को शुरू किया है। तो देखिए 200 यात्रियों को लेके, फिर बताऊंगा 200 यात्री का कोई मतलब नहीं है। 300 रुपया भाड़ा लगेगा, 45 मिनट तक शेयर कर सकेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि टिकट 300 का है, टिकट 200 का, बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये बस इसीलिए एक लाइन लिखा गया है, आपका 2 सेकंड लगेगा, इसलिए लिखा गया है कि हम लोग का बहुत बच्चे का क्वेरी होता है कि सर दिमाग में क्वेश्चन आने लगता है कि अच्छा कितना दूरी होगा, कितना रुपया लगेगा। और कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, एडिशनल 1-2 पॉइंट बताने से क्या होता है, आप लोग क्वेश्चन से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, इसीलिए बताने का मकसद यही है। मैं बता भी देता हूँ कि कौन सा चीज एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको फायदा नहीं करेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप लोग अंतिम समय में एग्जाम के लिए आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान किसको रखना होगा इस क्वेश्चन में? ध्यान ये रखना होगा बिहार का 2 जिला पटना, भागलपुर को चिन्हित किया गया, किस चीज के लिए चिन्हित किया गया? क्रूज सेवा के लिए। और उसमें से सेकंड पॉइंट याद रखना होगा
कि पटना में ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है। किस जगह से शुरू हुआ है? पटना में दीघा घाट। दीघा घाट से कंगना घाट के लिए शुरू हो चुका है 18 अगस्त को। 18 अगस्त, बस इसी मंथ का बात है। ये भी नहीं पूछा है कितना तारीख को, लेकिन फिर बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग वो कनेक्ट कर सके क्वेश्चन के साथ। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर क्या है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। हो सकता है आपको लगे सर तो पुराना क्वेश्चन उठा के दे दिए। इस एग्जाम का पर्पस ये भी आपको बताना है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बहुत सारा आसान क्वेश्चन आता है जिसको अगर आप गलत गलत करें तो सोचिए आप क्राइम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि गलत आसान क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो रेस में बिल्कुल पीछे छोड़ देगा। आसान क्वेश्चन गलत करना करना जो है एक तरह से क्राइम करना होता है, राइट? जैसे अगर ये कभी एग्जाम में पूछेगा कि भारत कब आजाद हुआ, जल्दबाजी में भी 47 या 48 लिख दे, मुझे पता है कि आप लोगों में से सबको, इंडिया के हर बच्चे को, हर इंसान को पता है जो जानता होगा। अभी ऐसा नहीं कि 6 महीने का बच्चा जिसे समझे, सबको पता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ। तो अगर इस क्वेश्चन को गलती से पाला करना है, क्वेश्चन में टिक करना है, गलती से आप 1947 की जगह पे 1948 को टिक कर दिए, तो सोचिए रियली आप एक क्राइम कर रहे हैं। इसलिए मैं क्राइम वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको बहुत पीछे धकेल देगा। आसान क्वेश्चन, ध्यान रखिए बच्चे, आसान क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में ऐसा मत सोचिए कि हम हलवा पूरी हम लोग खा लेंगे, बिल्कुल नहीं। कभी कभी आसान क्वेश्चन गलत हो जाता है और आप लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत करना है, ठीक है? ये बहुत आसान क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है और हर बच्चे को ये आता हो, फिर भी मैं दिया हूँ कि आसान क्वेश्चन में गलत गलत बिल्कुल नहीं करना है। इसका जवाब होगा 25.4। और एक चीज और बता दूं कि जितना भी त्रिशकीय वृद्धि है, मैंने शायद पिछले सेशन में बताया हुआ, आप अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने 3 ऊपर से 3 नीचे का एक क्रम बनाया था। आज के सेशन में जानबूझ के जो जनसंख्या वाला है, इसमें सिंपल क्वेश्चन लिया है। कारण क्या है? सिंपल और मुश्किल दोनों चीज मुझे बताना है। एग्जाम में 150 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, चाहे बिहार का एग्जाम हो, ये मैं कह रहा हूँ आईएएस का भी एग्जाम हो, आप देखते हैं आईएएस के एग्जाम में भी कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल हलवा पूरी की तरह आता है। बिहार के एग्जाम में 150 क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा पूरी रहेगा कि यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो 20-25, अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 में 24 भी सही मत कीजिए, 25 में 25 वो सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है। तो इसके एक दो चीज को देख लेते हैं कि दशकीय वृद्धि बिहार में 25.4 है 2011 के जनगणना के अनुसार। 11 क्यों? क्योंकि 21 में अभी हुआ नहीं है, 21 का पेंडिंग है, तो 11 को लिया गया। जनसंख्या वृद्धि, दशकीय वृद्धि का मतलब है कि 2001 के कंपेयर में 2011 में 25.4% की वृद्धि हुई है। दो तीन चीज ध्यान रखिए इसमें कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है दशकीय वृद्धि में? वो है मधेपुरा। कितना है? 21.12। सबसे कम है गोपालगंज, कितना है? 19.02। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बिहार में शिशु लिंगानुपात क्या है। सेम जनगणना 2011 के अनुसार। ये जवाब हो जाएगा आपको 935। ठीक है, इसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार कर रहा हूं कि हमेशा बिहार का नगरीकरण हमेशा 2-3 क्वेश्चन रहता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। आपको करना है क्या? सिर्फ 4 पेज का होता है। 4 पेज में नगरीकरण रहता है, साक्षरता, जनसंख्या, लिंगानुपात, यही 4-5 चीजें रहता है। आपको इसमें सारा क्रम, खासकर ऊपर से 5 जिले, नीचे से 5 जिले ओवरऑल आपको बिल्कुल एकदम जबान पे याद होना चाहिए। मेरा तरीका ही बताया था, एक कागज पे नोट कीजिए, हर दिन 5-5 मिनट देखते रहिए, देखिए 10 दिन बाद आपको सारा याद आ जाएगा। कागज पे लिखते जाइए, अलग कागज पे जब भी मन करे, कभी कुछ भी करे, अचानक आप क्या करें, ऊपर का 5 और नीचे का 5 लिखना शुरू कीजिए। फिर आप मिलाइए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जहां गलत हो रहा है उसे सुधार करें, फिर लिखना शुरू करें। बार बार कीजिए, सिर्फ 10 दिन कीजिएगा। हर दिन अगर 5 से 10 मिनट भी आप देखते हैं जनसंख्या नगरीकरण पे, तो 10 से 15 दिन में, मतलब एग्जाम आते आते बिल्कुल आप सब याद कर लेंगे। ऊपर से 5 और नीचे का 5 बिल्कुल याद होना चाहिए। तो लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। कितना है? 971। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वैशाली, 904। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता सबसे कम है? सबसे कम है पूर्णिया की और सबसे अधिक है रोहतास की। सबसे कम पूर्णिया 69.06 और साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास 82.88। ठीक है, इसमें पुरुष साक्षरता पूछा गया, महिला साक्षरता भी है, प्लस ओवरऑल बिहार का साक्षरता है। तीनों का ऊपर से 5 नीचे से 5 बिल्कुल याद होना चाहिए। बार बार रिपीट में कर रहा हूं। बिहार में नगरीकरण कितना है 2011 जनगणना के अनुसार? और ये जवाब है 11.3%। ठीक है,
सबसे ज्यादा नगरीकरण कहाँ है? तो सबसे ज्यादा है पटना में 45.1, और सबसे कम कहाँ है? समस्तीपुर में 3.47। इसमें भी आपको पढ़ना है, ऊपर से 5, नीचे से 5। नौपाषाणिक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? ये हिस्ट्री में भी बहुत बार आया है, पहले आया है, इस बीच में नहीं आया है। बहुत बार ये पूछा गया है, बिहार में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिरांद किस जगह से? चिरांद सारण से। चिरांद जो है सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे यहाँ से बृहद मात्रा में हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली दूसरी महिला कौन थी? जवाब है आम्रपाली। पहली कौन थी? आप लोग सब जानते हैं, पहली भी पूछा जा सकता है। पहली थी प्रजापति गौतमी, और दूसरी कौन है? दूसरी है आम्रपाली। ये वैशाली की राजनित्यंगना थी। ठीक है, आम्रपाली है सेकंड, पहला कौन सा? प्रजापति गौतमी। बहुत बार ये भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, ये स्पष्ट नहीं लिखा गया है, लेकिन कहीं कहीं ये लिखा है कि गौतम बुद्ध का नाम जो प्रजापति गौतमी के का जो सरनेम है, जो बाद वाला नाम है गौतमी, उसके ऊपर गौतम पड़ा है। बहुत जगह कहीं कहीं लिखा गया, इसलिए मैं दावा नहीं कर सकता, बस आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ध्यान में रखिए। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग इस तरह से सही कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा है तो हो सकता है वो उसी सोर्स को आधार बनाया है, उसको आप लोग सही कर सकते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग में सारे बच्चे जानते हैं, पीपल का वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई है। और महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई है। जगह दिया गया है महात्मा बुद्ध को बोध गया में, जो फल्गु नदी है, जिसे निरंजना के नाम से भी जाना जाता है, उर्वेला वन में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उत्तम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ है? और ये हुआ है पाटलिपुत्र में। उत्तम, आपको सब ध्यान रखना होगा, ये बिहार में हुआ इसलिए मैं इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज भी आपको जीएस के पॉइंट से, हिस्ट्री के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो याद रखना होगा। ये चूंकि बिहार स्पेशल है, इसलिए जो बिहार में हुआ है उसे मैं बता रहा हूँ। पाटलिपुत्र में हुआ प्रथम जैन संगति का आयोजन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। इसमें 12 अंगों का संपादन हुआ था, जो इस हर सम्मेलन में आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, अभी हुआ था साउथ अफ्रीका में। वहां पे क्या इंपॉर्टेंट बात था? वहां पे ये था कि 6 मेंबर कंट्री और ऐड हो गए। उसी तरह से हर सम्मेलन में पहले भी होता था, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज उसमें होता था। तो प्रथम जैन संगति में क्या हुआ था? इसमें 12 अंगों का संपादन हुआ, और जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर भागों में बट गए। ठीक है, इस यह सभा असूलबद्ध तथा संभूति विजय के नेतृत्व में हुई थी। प्रथम जैन संगति से संबंधित जितना तथ्य इसमें दिया गया है, आप लोग इसमें से सारे तथ्य को बिल्कुल याद कर लीजिए। फिर से मैं बताना चाहूंगा, यज्ञ विद्या को सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम बच्चे अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। आप लोग का सहयोग होगा तो हम लोग आपके लिए हमेशा नए नए सेशन लेके आते रहेंगे। मगध के किस शासन को पुराणों में सर्व छत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियो को नाश करने वाला तथा एक राज जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है? इसमें आपका जवाब होगा महापद नंद। ठीक है, नंद शासक महापद नंद को पुराणों में सर्व छत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों को वध करने वाला तथा एक राज जैसे उपाधियों से विभूषित किया गया है, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, उदनपुरी महाविहार की स्थापना पाल शासक गोपाल ने कहाँ की थी? इसका जवाब है बिहार शरीफ में किया गया था। क्या किया गया था? उदनपुरी महाविहार। ये एग्जाम में कम आया है, हो सकता है इस बार पूछ रहे, ध्यान रखिए। हर बार आपसे ये सब क्वेश्चन ज्यादा आता है, विक्रमशिला बौद्ध विहार बहुत बार पूछा गया, लेकिन उदनपुरी महाविहार कम पूछा गया, तो हो सकता है इस बार आ भी जाए। उदनपुरी महाविहार अभी बता दिया गया है कि पाल शासक गोपाल ने बिहार शरीफ में किया था, और पाल शासक ही थे धर्मपाल, उसने भागलपुरा में विक्रमशिला बौद्ध विहार का स्थापना किया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था पटना में, क्योंकि बिहार में हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट है, देखिए 17 मई 1934 को बंबई में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। बंबई में हुआ है 17 मई 1934 को। अगर क्वेश्चन में पूछेगा कहाँ गठन हुआ है, आपको जवाब देना होगा मुंबई। बंबई उस समय बंबई, अभी मुंबई में है। लेकिन अगर इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है, इसका प्रथम अधिवेशन 1934 में, मतलब बाद में हुआ था, पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव
जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है? और ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था बंबई में, इसमें महत्वपूर्ण योगदान किनका-किनका है? इसमें आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, नीनू मसानी और अशोक मेहता ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसकी स्थापना में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपने देख लिया कहाँ गठन हुआ, मुंबई में हुआ। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। पटना में पहला अधिवेशन। देखिए ध्यान रखिए पटना में अगर हुआ है तो उसका अध्यक्ष कौन है? उसको भी ध्यान रखिए। अध्यक्ष है आचार्य नरेंद्र देव और सचिव भी पढ़ लीजिए। हो सकता है वो पूछ दे, वो है जयप्रकाश नारायण। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के साथ जेल से भागने वालों में शामिल थे। जयप्रकाश नारायण के साथ कौन-कौन 1942 में जेल से भागे थे? कहाँ पे ये थे? हजारीबाग जेल में थे, हम लोग आगे बता देंगे। तो ये हो जाएगा सारे आदमी जो है ये आपको जयप्रकाश नारायण के साथ जेल से भागे थे, तो हो जाएगा उपयुक्त में सभी। देखिए 9 नवंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल, नाम है योगेंद्र शुक्ल, ध्यान रखिएगा, गुलाब चंद्र गुप्त, रामानंद सिंह, शालिग्राम सिंह और सूरज नारायण सिंह के साथ जयप्रकाश नारायण जेल से भागे थे। जेल कौन सा था? हजारीबाग जेल था। डेट 9 नवंबर 1942। हरियर क्षेत्र का मेला बिहार के किस नदी के तट पर होता है? हरियर क्षेत्र का मेला। हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे बच्चे इस मेले के बारे में सब कुछ जानते हैं। सब कुछ मतलब किस लिए फेमस है। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे को ये नहीं पता होगा कि ये मेला है क्या? हरियर क्षेत्र का मेला। अगर मैं इसका नाम बता दूं किसे और किस नाम से बोला जाता है, तो लोग बिल्कुल चुटकी बजा के आंसर दे देंगे। इसे सोनपुर का मेला कहा जाता है। जी बच्चे, इसे सोनपुर का मेला कहा जाता है। और सोनपुर का मेला किस लिए फेमस है? ये पशु मेला के रूप में बहुत विख्यात है। ये सोनपुर का मेला कहाँ पे आयोजन होता है? ये हरियर क्षेत्र का मेला। क्वेश्चन में हरियर क्षेत्र मेला देने का मकसद यही है कि आप लोग सोनपुर से तो अवगत हैं, लेकिन साथ में साथ आपको हरियर क्षेत्र भी ध्यान रखना होगा। ये गंगा और गंडक के तट पे इसका आयोजन होता है। ठीक है? यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। ये बहुत समय से मुगल काल से ही ये चलता हुआ आ रहा है। भीमबाध अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध। देखिए जितने अभयारण्य है, जितनी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, बिहार में अगर कोई माउंटेन है, माउंटेन तो बहुत है, किस तरह का माउंटेन है, ये आपको कुछ कुछ ध्यान रखना होगा। इसलिए अगर ध्यान रखना हो एग्जाम में आपको पूछ देगा कि कहाँ पे क्या है, नदी कहाँ पर है, अभयारण्य कहाँ पे है, ये सब एग्जाम में आपको आने का चांस है। आप अगर क्वेश्चन देखते तो आने का चांस है बहुत ज्यादा है। देखिए एग्जाम में अगर आपको नंबर लाने तो बहुत आसानी से ला सकते हैं। एक ट्रेंड देख लीजिए, हमेशा मैंने बताया कि अगर किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है, कोई भी एग्जाम हो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ आप उससे अवगत हो जाएँगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है। तो ये हो जाएगा मुंगेर। भीमबाध अभयारण्य बिहार के किस जिले में? ये है मुंगेर में। मुंगेर जिले में स्थित है। इस अभयारण्य में तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर जानवर पाए जाते हैं। जबकि भागलपुर में विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है तथा गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ये दो नाम भी याद रखिए। भागलपुर में गांगे डॉल्फिन अभयारण्य और गया में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, जबकि कांवड़ झील पंछी अभयारण्य बेगूसराय में स्थित है। ठीक है। देश विदेश में विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां, इनका जन्म हुआ था डुमराव में। और डुमराव अभी कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है बक्सर जिला में। मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रयास रहेगा बिहार में जिस तरह का क्वेश्चन आता है वैसा ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूंगा। क्वेश्चन में क्या आता है? आप लोग देखे होंगे जो महान विभूति उनका जन्म स्थान कहाँ है, ये क्वेश्चन बिहार में अक्सर आते रहता है। तो बिहार के डुमराव में हुआ था और वर्ष 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध कलाकार दुलारी देवी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? दुलारी देवी, आप लोग में से मिथिला पेंटिंग जिसे मधुबनी चित्रकला भी कहते हैं, ये आप लोग में से बहुत सब बच्चे सुने होंगे। मिथिला पेंटिंग के मधुबनी चित्रकला जो इसे भारत ही नहीं विश्व में जो है फेमस है और ये बिहार में ये होता है। खासकर मिथिलांचल का जो एरिया खासकर उसमें ये बहुत ज्यादा होता है मधुबनी चित्रकला। नाम से भी आप देख रहे हैं मधुबनी, ये बिहार के मिथिलांचल में पड़ता है। मधुबनी चित्रकला इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है और दुलारी देवी जो है यहीं से संबंधित है मधुबनी चित्रकला से। एक फैक्ट इनसे रिलेटेड ध्यान रखिए कि इन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें दुलारी देवी को। बिहार का पहला उर्दू समाचार नरूर अनवर किसके द्वारा संपादित किया गया? ये किया गया आपको मोहम्मद हाशिम के द्वारा किया गया। नरूर अनवर, और ये आरा से मोहम्मद हाशिम द्वारा 1976 में प्रकाशित किया गया है। तो ये जो है ये हमारा आज का आपके लिए कुछ क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के आधार पे हम लोग ने बहुत सारा फैक्ट को समझा है।
ये 25 क्वेश्चन कम से कम 60-70 फैक्ट आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपके एग्जाम के लिए प्रस्तुत किया है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी समझने में आपको मदद करेगा ये सेशन। आप लोग को जब भी दिक्कत हो हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, बिहार से रिलेटेड है, प्लस उसमें सारे एग्जाम के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितना भी सेगमेंट है, वो सारे सेगमेंट उसमें है। मैथ, रीजनिंग का पेपर है, जो बच्चा एसएससी का एग्जाम दे रहा है, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो आयोजित कैट का एग्जाम होने वाला है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यज्ञ विद्या देखते रहिए, कोई भी कंफ्यूजन हो, बिल्कुल हमसे जुड़िए। हम लोग सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे जुड़े हुए हैं। जो बच्चा कमेंट करते हैं उनको पता होगा कि तुरंत विदिन मिनट आप लोग को जवाब आ जाता है, कॉल आ जाता है। इससे ज़्यादा आप लोग को क्या चाहिए? कमेंट कीजिए, क्या रिक्वायरमेंट वो बताइए, यज्ञ विद्या आपके लिए वो सब करने को तैयार है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं। बाय-बाय।